बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 5 है जी बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा हुआ है उसके लिए चैप्टर नंबर 5 को पढ़ना बहुत आसान काम हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 बच्चों नाम है इसका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बच्चों हमारे इस चैप्टर का नाम है। इसी को हम लोग फिजिक्स की दुनिया में एंगुलर मोशन का भी नाम देते हैं। इट इज ऑल्सो नाउन एज एंगुलर मोशन। बच्चों फिजिक्स की दुनिया में इसी को हम लोग किसका नाम देते हैं? एंगुलर मोशन का नाम भी देते हैं। तो बच्चों मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, इसकी डेफिनेशन माशाल्लाह पीएचडी लेवल की है। ये देखें, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। बच्चों किसी सर्कुलर पाथ में किसी भी बॉडी की जो मोशन होती है इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन। तो बच्चों किसी भी बॉडी की मोशन अलोंग सर्कुलर पाथ क्या कहलाती है जी? सर्कुलर मोशन कहलाती है। ये पीएचडी लेवल की डेफिनेशन थी, है ना। और बच्चों याद रखिएगा, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, बच्चों याद रखनी है, बड़ी काम की बातें अभी से शुरू हो रही हैं। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, बच्चों सर्कुलर मोशन के दौरान क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, the direction of the body changes continuously. The direction of the body changes continuously. बच्चों बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। ये देखें, मैं आपको कहता हूं जी फॉर एग्जांपल ये देखें, आप लोगों के पास बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोगों ने उसको गलती से सर्कल में ऐसे, ये देखें, एक रस्सी के साथ ना उसको यहां से पॉइंट ओ से पकड़ के ये पॉइंट पी तक आप लोगों ने उसको बांधा हुआ है। अच्छा, अब आप लोग इस ऑब्जेक्ट को सर्कल में ऐसे ऐसे गेड़े लगवा रहे हैं, ऐसे। अब मेरी बात सुने, ये ऑब्जेक्ट सर्कल में बच्चों ऐसे ऐसे गेड़े लगा रहा है, तो और सर्कल का कोई पर्टिकुलर रेडियस भी है, उस रेडियस को हम लोग क्या नाम देते हैं? आर का नाम देते हैं। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट जो बच्चों सर्कल में घूमता जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट बच्चों सर्कल में क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इस बॉडी की जो मोशन होगी वो एंगुलर, उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। आपको पता है, जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, हर पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी होती है ना, ये देखें, वो सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होती है, ऐसे। हर पॉइंट पर बच्चों बॉडी की वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होती है। तो बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग। वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट, वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग। बच्चों हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो बच्चों जब उसकी डायरेक्शन ही हर पॉइंट पर चेंज होगी, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मगर बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और बच्चों वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को फिजिक्स की दुनिया में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। वो रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चों वो क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। बच्चों क्योंकि देखें, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। बच्चों स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर चीज के लिए आपको पता है डायरेक्शन की तो जरूरत होती ही नहीं है। इसका मतलब देखिए, सपोज करें मैं कहता हूं अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हर पॉइंट पर उसकी स्पीड 10 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 ही रहेगी। हर पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। मगर उसकी वेलोसिटी ड्यू टू इट्स डायरेक्शन वो क्या होती है? हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है। क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें, यहां पर ऊपर को है, इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, फिर नीचे को आ रही है, फिर इधर को जा रही है। तो हर पॉइंट पर डायरेक्शन के चेंज होने से हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये आप लोगों के पास बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब नेक्स्ट बात, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? यस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। अब ऑब्जेक्ट का मैस वो तो कांस्टेंट रहता है, और ये v यहां पर स्पीड होती है।
और मुझे बताएं ऑब्जेक्ट की जब स्पीड क्या रहनी है सर्कल में, कांस्टेंट रहनी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बच्चों हैंड रेज कर दें अगर यहां तक आप लोगों को बातें समझ आ गई हैं। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। हरी अब जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी शाबाश, मिनट लगाओ जल्दी जल्दी, बाकी मरे हुए हैं जल्दी करें। हाँ ये चीज गुड। लो जी बच्चों, इसके बाद अब अगली बात करते हैं। हम लोगों ने, अब आपको पता है जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, जिस तरह पहले जमाने में आपको पता था वो वीसीआर होते थे, सीढ़ियां होती थी, आजकल तो सीडीज वगैरह इतनी नहीं चलती। वो सीडी जब अपने ठीक है उधर घूम रही होती है, ठीक है, तो उसका भी जो क्या नाम है अपना सीडी रूम होता है, उसमें जब घूमती है वो, तो बच्चों उसकी भी मोशन सर्कुलर मोशन होती है। कहते हैं इतनी मुश्किल क्यों दी और आसान सी एग्जांपल ये ले लो, एक रस्सी के साथ पत्थर को बांध के उसको सर्कल में घुमाते जाओ, उसकी भी मोशन सर्कुलर मोशन होगी। आपको पता है कोई भी सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूमता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जो सीलिंग फैन आप लोगों के घरों में लगे हैं वो भी सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब क्या नाम है, आप लोग अपने इर्द गिर्द में ऐसी चीजें देखते हैं जो सर्कुलर मोशन के अंदर होती हैं, ठीक है। इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। एनी हाउ, आप लोग वापस आए इधर बच्चों। अब सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो आप लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों वो कौन सा है, वो कौन सी चीज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शुरू में जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये लॉन्ग में नहीं आते। आज तक ये लॉन्ग में नहीं आए, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से बस समझते जाएं कॉन्सेप्ट को। एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर कह रहा हूं ये टॉपिक। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सबसे पहले हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, डेफिनीशन के ऊपर। सबसे पहले इसकी हम लोग देखेंगे डेफिनीशन, फिर करेंगे अगली बातें। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, बच्चों इसकी डेफिनेशन ये है, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क along which, by an arc along which body moves, along which body moves is called angular displacement, is called angular displacement. Angle subtended at the center of circle by an arc along which body moves. बच्चों सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है जब बॉडी सर्कल में मूव करती है, तो उस वक्त जो एंगल बनता है सर्कल के सेंटर पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा थीटा। हम लोग फिजिक्स की दुनिया में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा आए हम लोग बच्चों इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ही देख लें। अच्छा अब इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने किस तरीके से करनी है ये देखते जाएं जरा गौर से। मैं आप लोगों के सामने एक ब्यूटीफुल सा सर्कल बनाता हूं ऐसे। अच्छा ये सर्कल मैंने आप लोगों के सामने बनाया बच्चों। अब देखें इधर मैं इधर एक्सिस शो कर देता हूं, जिस तरह ये आपको पता है वाई एक्सिस होगा, इधर आपको पता है कौन सा एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, और ये कौन सा एक्सिस है बच्चों, वाई एक्सिस है। अच्छा अब आप लोग देखें एक बॉडी, ठीक है जी, यहां पर इधर ये पॉइंट P1 से मूव करती करती कहां तक गई, ये पॉइंट P2 तक गई। अच्छा अब ये देखें एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है बच्चों, पॉइंट P1 से कहां पर जा रही है, P2 तक। अच्छा ये सर्कल में ना बच्चों यहां तक जो इसका एंगल बन रहा था एक्स एक्सिस से वो थीटा था, कितना है, थीटा। अच्छा ये जो अगला एंगल बना है P1 से P2 तक, सपोज करते हैं ये क्या है, डेल्टा थीटा, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब देखें एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है, ठीक है, आप लोग देखें वो इधर से, आप लोग देखें सपोज करें इधर से मूव करके इधर तक गया, तो इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पर बन रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल के सेंटर पर जो भी एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। अगर आप लोग बच्चों यहां पर थोड़ा सा गौर करें, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r,
बच्चों ये जो सर्कल है इनका जो रेडियस है ना, सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, आर। सपोज द मोशन इज टेकिंग प्लेस बाय अटैचिंग द पार्टिकल पी एट द एंड ऑफ द मैसलेस रिजिड रॉड। अच्छा, ये ना कोई एक मैसलेस रिजिड रॉड है, ये आप लोग ये सपोज कर लें, मैसलेस से मतलब हल्का सा उसका मैस है, और रिजिड है, सख्त है वो, और इजीली यानी ऐसे ये रॉड है, इसको आप लोग ऐसे पकड़ के सर्कल में ऐसे से घुमाते जाओ, ऐसे ऐसे ये घूम रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है जी द रॉड ए पी रोटेट्स इन द सर्कल। अब एक बात जरा आप लोग सुने बच्चों, सपोज करें किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, मैं कहता हूं जी लेट सपोज जब ये पार्टिकल पी, अभी बॉडी ना एक्स एक्सिस से पॉइंट पी वन पर है, पॉइंट पी वन पर एक पर्टिकुलर टाइम में, पॉइंट पी वन पर सपोज करें यहां से यहां तक किसी टाइम टी में ही आई होगी, जारी बात है, एक्स एक्सिस से पी वन तक किसी टाइम में आई है। इस टाइम में इसने सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाया उसको थीटा बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये P1 से कहां तक गई, P2 पर गई। अब P2 तक पहुंचने में सपोज करें बच्चों इसको जो टोटल टाइम लगा, देखें P2 तक पहुंचने में टोटल टाइम एक्स एक्सिस से आप देखें बच्चों, अगर इसका P1 से P2 तक कभी देखें तो वो सपोज करें डेल्टा टी, और P1 से P2 तक जो इसका एंगल बना वो डेल्टा थीटा है। देखें एक बार दोबारा सुने, बॉडी एक्स एक्सिस से P1 तक गई टाइम टी में, और इसका जो एंगल बना वो थीटा। P1 से P2 तक जिस टाइम में गई वो टाइम डेल्टा टी है, और उस टाइम में जो एंगल बना वो क्या था, उसको हमने डेल्टा थीटा अपनी मर्जी से नाम दिया, इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको बच्चों चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमने यही नाम देना है। हाँ, आपकी बुक वाले ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया है, और डेल्टा भी लगाना जरूरी है, थीटा भी अकेला लगा सकते हैं, ये बस वैसे ही आप लोगों को बताया है, मतलब आप ये ज़हन में रख लें कि ये एंगल ही है, इसको थीटा अल्फा बीटा गैमा जो मर्जी नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अब ये अगर पूछा जाए, तुम लोग कहोगे सर जी ये डेल्टा थीटा सिर्फ यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है, ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस टाइम के हिसाब से है, इतने टाइम में, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस टाइम के हिसाब से है। इसका मतलब मैं आप लोगों को ये बात कह सकता हूं कि टोटल P2 तक जाने में कितना टाइम लगा फिर, हाँ जी बताएं। यानी मैं ये कह सकता हूं, ये देखिए मैं इधर लाइनें लिखता हूं, पोजीशन ऑफ P1 फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर मैं दूसरी एक लाइन लिखता हूं, पोजीशन ऑफ पॉइंट P2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बच्चों अब मेरी बात सुने, एक्स एक्सिस से P1 की जो पोजीशन है, पोजीशन एंगल को शो करेगी वो अकेली थीटा है, मगर यहां तक जो अब पोजीशन एक्स एक्सिस से बात कर दी ना, तो एक्स एक्सिस से जो टोटल होगी वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगी यहां पर। और ये इसके लिए कितना टाइम लगा था, इस तक पहुंचने में सिर्फ आपको टाइम लगा टी, मगर ये पोजीशन तक पहुंचने में बच्चों आपको कितना टाइम लगा, इसके लिए आपको टाइम लगा टी प्लस डेल्टा टी। इससे इससे एक बात तो सामने साफ नजर आ रही है क्या, कि जैसे जैसे सर्कल में आप लोग दूर जाते जाते हैं टाइम बढ़ता जाता है, सर्कल में एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल भी बढ़ता है। तो देखें पहले थीटा था, फिर डेल्टा थीटा हुआ, टोटल मिलके थीटा प्लस डेल्टा थीटा ना हो गया। इसका मतलब सर्कुलर पाथ में टाइम के बढ़ते साथ साथ क्या होता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाता है। हाँ जी, यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है बच्चों, ये कुछ कहानी थी आप लोगों के पास जो कि मैंने यहां पर लिख दी है, हरी अप हैंड रेज कर दें। तो बच्चों हाँ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट P1 का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस से कितना है, थीटा, मगर P2 का एक्स एक्सिस से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा प्लस डेल्टा थीटा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल सर्कल के सेंटर पर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होता है उसी एंगल को तो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और यही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी आप लोगों के सामने। लें जी बच्चों, अब बात अगली बड़ी काम की आने लगी है, बहुत ही काम की एक बात। आपको पता है कि ये देखें, मैं अगर आप लोगों के सामने ये डायग्राम बनाता हूं कि सर्कल में, ये देखना जरा, बड़ी बम बात बताने लगा हूं। साइन पहले, बल्कि साइन कन्वेंशन की तरफ ना चल पड़े हैं, साइन कन्वेंशन करवा दूं या नहीं, चलो पहले हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बच्चों लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में क्या रिलेशन होता है। बच्चों इसको करने के लिए ना आप लोगों को जरा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। ये देखें जरा, मैं आपके सामने बच्चों ये 3 सर्कल्स बनाता हूं, आप लोग देखें एक बॉडी सर्कल में पहले इस पॉइंट ए से इधर तक आई, बस इतना,
फिर यही बॉडी पॉइंट ए से बच्चों अब इतना आ गई, इधर तक आ गई। अच्छा, फिर बच्चों यही बॉडी ए से किधर तक आई, सपोज करें इधर तक आई। अच्छा, अब मुझे आप लोग एक बात बताएं बच्चों, सर्कल के सेंटर पर ये एंगल बना रही है। अच्छा, ये एंगल है थीटा, ये थीटा, ये थीटा। आप लोग एक चीज पे गौर करें, आप लोगों को पता है सर्कल में ये जो लीनियर जो थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, तीनों सर्कल्स का रेडियस बच्चों एक जैसा है, सेम रेडियस है, सर्कल एक ही, अब अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है। तो बच्चे कह रहे होंगे सर जी नहीं ये तो छोटा बना है, और ये सेम रेडियस के सर्कल हैं। ठीक है, अब वो बाय मिस्टेक बस एक छोटा बन गया है, इसमें परेशान नहीं होना। आप लोग एक चीज पे गौर करें बच्चों, इस चीज को ना ये देखें, जो सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स होते हैं ना, उन पॉइंट्स तक की जो टोटल लेंथ होती है उसको बोला जाता है आर्क लेंथ। आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा, जो मैथ वाले लोग हैं। अगर नहीं पढ़ा हुआ बायो वालों ने, कोई बात नहीं बच्चों, मैं हूं ना, ये देखें, ए से बी तक जो टोटल लेंथ है इसे क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ऐसे ये यानी लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क लेंथ। तो आप लोग देखें बच्चों, ये जो आर्क लेंथ होती है ना, इस आर्क लेंथ को फिजिक्स की दुनिया में हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कई लोग इसको छोटे एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसको एस बोल देते हैं। अच्छा, अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, आप लोग देखें ये आर्क लेंथ यहां पर कम है, यहां पर आर्क लेंथ इतनी है ए, ये देखो ऐसे इतनी है ए से बी तक, और थीटा भी कम है। अच्छा, इधर देखें आर्क लेंथ बढ़ गई, इधर देखें आर्क लेंथ और बढ़ गई। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि सर्कल में जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल is directly proportional to angle subtended at the center of circle. Angle subtended at center of circle. अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं S is directly proportional to theta। और मजे की बात बताऊं, जब इसी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो आपको पता है इक्वल कांस्टेंट आता है और साथ में थीटा अपनी जगह पर। इस इक्वल ये कांस्टेंट मुझे बताएं, इस पूरी मोशन के दौरान ए से बी तक तीनों सर्कल्स में मुझे बताएं वहां एक ऐसी चीज थी जो रेडियस थी। ये रेडियस बच्चों, रेडियस जो है ना आर, बच्चों ये पूरे सर्कल्स का, तीनों सर्कल्स का कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वो सर्कल का रेडियस आएगा, जिसको हम लोग आर बोलेंगे। तो बच्चों आपके पास एस इज इक्वल टू आर थीटा आ गया। दिस आर इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। और बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का रेडियस बोलते हैं। जी बच्चों डन, हैंड रेज कर दें। तो ये अब मैथ वाले पढ़ते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा हम लोग, या एल इज इक्वल टू आर थीटा हम लोग पढ़ते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा फिजिक्स में। ओके, अच्छा जी, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट बात आप लोगों ने लिखने हैं यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बस ऐसे लिख रहा हूं, थीटा इसको बोल रहा हूं, आप लोग समझ जाए यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों याद रखिएगा मेरी एक बात, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बच्चों इसका जो एस आई यूनिट है, कौन सा यूनिट, एस आई, एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। बच्चों इसका जो एस आई यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। बच्चों इसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। हाँ, इसके जो अदर यूनिट्स आते हैं बच्चों, इसके जो अदर यूनिट्स हैं वो अदर यूनिट्स में आता है, कौन कौन आता है बोला, डिग्री एंड रेवोल्यूशन, डिग्रीज एंड रेवोल्यूशन, ये बच्चों इसके अदर यूनिट्स में आता है। डिग्री और रेवोल्यूशन ये इसके और यूनिट्स हैं, एक है रेडियन, तो बच्चों उसके बाद आया डिग्री एंड रेवोल्यूशन, ये दो इसके अदर यूनिट्स हैं। मगर अगर एसआई यूनिट की बात की जाए वो सिर्फ और सिर्फ रेडियन होता है। और ये रिलेशन याद रखिएगा, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली, इधर मैं एक लाइन बच्चों को लिखवाता होता हूं कि दिस रिलेशन इज वैलिड, ये जो रिलेशन है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक वैलिड है, वैलिड ओनली व्हेन थीटा is measured in radian, when theta is measured in radian। ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त वैलिड होता है जब ये थीटा किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। बच्चों ये अब अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी ये रेडियन क्या चीज होती है, रेवोल्यूशन क्या चीज होती है, डिग्री क्या चीज होती है, हमें नहीं इसका पता। तो चलो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। बच्चों देखें
आप लोगों को पता है ये जो थीटा है, ये तो पता है फॉर्मूला, ये रेडियन में लगना है। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा गौर से, आपको पता है जी इन वन कंप्लीट रोटेशन कोई भी बॉडी जो है वो टोटल कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। देखें मैं आपको ना पहले बताने लगा हूं बच्चों डिग्री की बात। किसकी बात बताने लगा हूं? डिग्री। आप लोग बच्चों क्या काम करें, अगर किसी सर्कल को आप लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये देखें सपोज करते हैं ये एक सर्कल है, ये पेपर में नहीं लिख रही वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं। आप लोग बच्चों सर्कल को ऐसे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बच्चों कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो? 360 इक्वल पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड करते जाओ करते जाओ। बच्चों अगर आप लोग किसी भी सर्कल को ऐसे टोटल 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अगर किसी सर्कल को आप लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दें? 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर दो पार्ट्स के दरमियान में, ठीक है बच्चों, किसके दरमियान में? अगर आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट, एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट, तो बच्चों जो हर पार्ट का एंगल बनेगा ना एट द सेंटर, एट द सेंटर इज कॉल्ड डिग्री। बच्चों उस एक एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अगर किसी सर्कल को हम लोग क्या कर दें? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो बच्चों आप लोगों के पास जो आंसर आता है वो कितना आता है? डिग्री आता है। ठीक हो जाए, ये आपके पास डिग्री की डेफिनेशन। अच्छा रेवोल्यूशन क्या चीज होती है? बच्चों जो रेवोल्यूशन होती है ना, रेवोल्यूशन ये क्या होती है बच्चों? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। बच्चों वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी along circumference of the circle, along circumference of the circle। बच्चों वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी along circumference of the circle। बच्चों सर्कल के सर्कमफेरेंस से के अराउंड जो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप होता है, देखें एक बॉडी बच्चों यहां से चलना शुरू हुई और घूम के घूमते घूमते यहां से चलती चलती इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई और फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गई, तो हम लोग इसे बोलेंगे ये कितनी रेवोल्यूशन कवर कर दी इसने? वन रेवोल्यूशन कवर कर दी। ठीक हो गया जी। उसके बाद बच्चों रेडियन, रेडियन थोड़ी सी ये एसआई यूनिट है, और ये बच्चों एक प्यारी सी इसकी डेफिनेशन है। क्या इसकी डेफिनेशन है बच्चों? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड by an arc, angle subtended by an arc at center of circle whose length is equal to radius of the circle, whose length is equal to radius of the circle, जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होती है। देखें आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको याद करवाता हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। बच्चों एस बोलते हैं आर्क लेंथ को, किसको बोलते हैं? आर्क लेंथ। और नीचे क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बच्चों देखें कोई भी आर्क लेंथ सर्कल के साथ जो एंगल बना रही होती है, अगर बच्चों उसका देखें आपको पता है थीटा रेडियन कब आएगा? मुझे बस एक बात बताएं, अगर आर्क लेंथ और रेडियस ऑफ द सर्कल एक दूसरे के क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो बच्चों जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो उस वक्त सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा होता है वो 1 रेडियन होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको कहता हूं एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। अच्छा इसकी आर्क लेंथ ना ये है 5 मीटर और सर्कल का रेडियस भी कितना है? 5 मीटर। तो बच्चों उस वक्त देखें अगर आर्क लेंथ भी 5 मीटर है, सर्कल का रेडियस भी कितना है? 5 मीटर। तो बच्चों उस वक्त सर्कल के सेंटर पर ये जो एंगल बन रहा होता है डेट एंगल इज नोन एज रेडियन। तो बच्चों इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं जी। बच्चों ये तीनों डेफिनेशंस भी आपको याद हो जाएंगी, रेडियन की, डिग्री की, रेवोल्यूशन की। हरी अब जल्दी जल्दी बोलें, जल्दी जल्दी जल्दी, मिनट लगाओ मिनट लगाओ। इतनी देर में बंदा हज कर रहा था, जल्दी करो जल्दी जल्दी, शाबाश। अच्छा इसके बाद बच्चों अब अगली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसकी साइन कन्वेंशन, इसके साइन की कन्वेंशंस क्या क्या हैं बच्चों। साइन कन्वेंशन, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है ना, अगर वो बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हो, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हो बच्चों, अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो हम लोग कहते हैं उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। और अगर कोई बॉडी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल में मूव कर रही है तो याद रखिएगा बाय कन्वेंशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बॉडी मूव करती है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाता है। ये आप लोगों ने याद रखनी है, एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर टेकन एज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद है बच्चों डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड रूल। बच्चों कौन सा रूल यूज किया जाता है, राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों राइट हैंड रूल यूज किया जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। अब ये राइट हैंड रूल पता क्या कहता है, राइट हैंड रूल कहता है जी ग्रास्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड, या ऐसे बस कर लें, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। बच्चों फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, आप लोग अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट करवा लें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड किसकी डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बच्चों अगर आपके राइट हैंड की फिंगर्स किसकी डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ, फिंगर्स लिखवा दिए चर्सियो, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, अगर आपके राइट हैंड की फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में हो तो बच्चों जो आपका इरेक्टेड थंब होगा, इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट, देन इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों आपका जो इरेक्टेड थंब होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। अब वो कैसे, मेरी बात सुने, अब मैं आपको बताता हूं। आप लोग एक छोटी सी एग्जांपल लें, देखें, अगर ना मैं कहता हूं एक बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रही है बच्चों, ये अपने एक्सिस के गिर्द ऐसे ऐसे, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक बॉडी का। अच्छा, अब बच्चों बॉडी जो है ना, बॉडी उसमें जो रोटेशन आ रही है ना, ये देखें ये पॉइंट पी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। मुझे ये बताएं ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है एक ये बनी। अच्छा, फिर एक और मैं बनाता हूं बच्चों दोबारा से। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जी ऐसे, और ये बॉडी बच्चों पॉइंट पी सर्कल में अब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। अब मुझे ये बताएं बच्चों इस वक्त अगर ये पॉइंट पी सर्कल में, ये कौन सी डायरेक्शन है आप लोग देखें, साफ नजर आ रहा है बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि ये आपको साफ नजर आ रही है क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब मेरी बात सुने, इस वक्त ये राइट हैंड है, राइट हैंड की फिंगर्स को आप लोगों ने बच्चों डायरेक्शन ऑफ मोशन में, अब पार्टिकल देखें ये इसका एक्सिस है, सपोज करें ऐसे, और ये ऐसे है ना, इस वक्त पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये असल में एक्सिस ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है बच्चों। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे एक पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो ये देखें, अगर आप लोग अपनी आसानी के लिए देखना चाहते हैं, ये ऐसे है, अब पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ये देखें ये मार्कर है, और पार्टिकल बच्चों इसके गिर्द ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। आप लोग राइट हैंड की फिंगर्स को इसकी डायरेक्शन में रोटेट करवाएं, इस वक्त ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, आपको बच्चों साफ नजर आ रहा है कि ये फिंगर्स इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। अगर फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थंब आप लोग देखें किधर को आ रहा है, थंब बच्चों अपवर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी बॉडी रोटेट कर रही होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज शो होगी। तो बच्चों वो क्या शो होगी, आउट ऑफ द पेज, बाहर को शो होगी। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, आउट ऑफ द पेज। अच्छा, अब अगर देखें पार्टिकल ऐसे ही, अब पार्टिकल ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अब आपके राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे आपको करना पड़ेगा, ये देखें ये मार्कर है ना, अब आपको राइट हैंड की फिंगर्स को बच्चों ऐसे करना पड़ेगा। अब ये देखें
ये फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही हैं, अब थंब किधर को जा रहा है बच्चों, इनसाइड। इसका मतलब है अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेज होगी। तो ये इनटू द पेज आप लोगों के पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा होगा एक्सिस के अलोंग ही, मगर एक्सिस के अलोंग इधर डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की किधर को होगी, इधर आपका राइट हैंड का जो थंब होगा वो ऊपर को होगा, और इधर बच्चों आपका जो राइट हैंड का थंब होगा वो ऐसे नीचे को होगा, ये राइट हैंड का थंब। तो बच्चों ये आप लोगों ने याद रखना है, इसीलिए तो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाला ऊपर को आ रहा है पॉजिटिव कंसीडर होता है, क्लॉकवाइज वाला इनसाइड जा रहा है और नीचे को आपको पता है नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो अभी इसके बारे में ना, अब इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट बातें जो है ना इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। यहां तक समझ लग गई है तो बच्चों मैं हैंड रेज कर दें जल्दी जल्दी, हरी आप। ओके जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कल स्टडी कर रहे थे। उसी का कुछ पार्ट हमारा अभी रहता था। मैंने आपको बोला था कि हम लोग बच्चों वही जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पार्ट 2 स्टडी करते हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हमारे अधूरे रह गए थे। आप लोगों को जैसा कि मैं कल बता रहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन किसके अलोंग होती है जी? अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको कल बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बच्चों हमेशा किसके अलोंग होगी? अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। बच्चों किसके अलोंग होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन हम लोग मालूम करते थे बच्चों कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल को यूज करके हम लोगों ने बच्चों इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। आप लोगों को मैंने बताया था कि देखें अगर कोई बॉडी किसी भी सर्कल में बच्चों घूम रही है, अगर वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, अब ये सर्कल का रेडियस आर है, सपोज करें अगर बॉडी बच्चों इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो आप लोग देखें स्ट्रेच, आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ मोशन में ऐसे जो है जी ये क्या कर देना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन में रोटेट करवाना है। ये देखें इस वक्त ये इधर को ऐसे रोटेट कर रही है, तो आप लोग राइट हैंड की फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में रोटेट करवाएंगे। जो आपका थंब होगा बच्चों वो अपवर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये थंब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करेगा। तो ये जो बच्चों आपका थंब हुआ करेगा ये किसको शो करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करता है। तो इस वक्त आप लोग देखें आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, जो कि आउटवर्ड आ रही है, जो कि बच्चों किस डायरेक्शन में आ रही है? आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेज आ रही है। इसी तरह बच्चों अब ये सर्कल है, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, इस सर्कल में अगर बॉडी बच्चों इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हो, ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो ये देखें ये सर्कल का रेडियस आर है। अब आप लोग राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, ये देखें अब ये क्लॉकवाइज जब घूम रही है इसका मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है, अभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन अब नीचे को है यानी डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी भी है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही बच्चों ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है अभी भी, मगर अब इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अब वो डाउनवर्ड है। पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ थी? अपवर्ड थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बच्चों क्या हो गई? डाउनवर्ड होगी, जिसको हम लोगों ने इनटू पेज का नाम दिया था। तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है एक्सिस के अलोंग ही, मगर उसकी डायरेक्शन उस वक्त अपवर्ड है। अच्छा अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो बच्चों उस वक्त इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? जब वो क्लॉकवाइज घूम रही है बच्चों तो उस वक्त उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये बातें हम लोगों ने कल कर ली थी। अच्छा अब मैं ना आप लोगों को एक, इसका मतलब आपको पता है ये जो सर्कल होता है ना बच्चों, ये जो सर्कल होता है, अब मैं बड़ी काम की बात बताने लगा हूं। ये सर्कल है एक, ये सर्कल बेसिकली एक प्लेन होता है, इसको हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। आपको पता है ना 2D बॉडी जो है सर्कल में 2 डायमेंशनल मोशन में है ना, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसका आप देखें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आ रहा है ना वो इनके सर्कल के परपेंडिकुलर आ रहा होता है। आप लोग देखें ये जिस तरह ये है ना, ये मार्कर है, अगर कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे सर्कल में कोई बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब
कि उसकी सर्कल की जो प्लेन है वो इसके क्या एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बच्चों जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है इन विच बॉडी इज मूविंग, इन विच बॉडी इज मूविंग, जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उस प्लेन के हमेशा क्या हुआ करेगा, परपेंडिकुलर हुआ करेगा। चलो आओ मैं आपको यहां पर एक एंट्री टेस्ट के कुछ एमसीक्यूज बताता हूं। बच्चों एंट्री टेस्ट लेवल के कुछ बेसिक एमसीक्यूज, ठीक है, ये अब आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखा है मगर ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पेपर में भी आ सकते हैं अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर हो तो। ये देखें, मैं आप लोगों को कहता हूं जी, एक बॉडी है, ठीक है जी, वो a body is moving in XY plane, बच्चों XY प्लेन में मूव कर रही है अलोंग सर्कल, अलोंग सर्कल, एक बॉडी मूव कर रही है XY प्लेन में सर्कल के अलोंग। तो बच्चों मुझे बताएं इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है जी, विल बी अलोंग, जी बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग होगा। अब देखिए अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी तो बच्चों उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो किसके अलोंग होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों जी एक्सिस के अलोंग होगा। तो बच्चों एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग हुआ करेगा, जी एक्सिस के अलोंग होगा। तो बच्चों एक बात आप लोग जरा अंडरस्टूड कर लें कि अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग होगा, जी एक्सिस के अलोंग होगा। अच्छा इसी तरह अगर कोई बॉडी बच्चों वाई वाई जी प्लेन में होगी, जी बोले वाई जी प्लेन में होगी तो बच्चों उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग होगा बॉयज, अगर बॉडी वाई जी प्लेन में हो, इसका मतलब अब मैं शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकता हूं, अगर एक्स वाई प्लेन है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स वाई के परपेंडिकुलर जी होता है। अच्छा अगर मैं कहता हूं जी एक बॉडी जी एक्स प्लेन में है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग होगा जी गर्ल्स, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों ये तो एक एमसीक्यू यहां से आया, इसी से रिलेटेड मैं अब आपको कुछ एमसीक्यूज और बताता हूं। जो बच्चे मीटिंग में हैं अपने नाम के बगैर हैं, अपने नाम चेंज करो पुत्र जल्दी जल्दी वरना मीटिंग से रिमूव कर देंगे आपको। ये देखें इधर, मैं आपको कहता हूं जी बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल अलोंग YZ plane in clockwise direction। बच्चों YZ प्लेन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बॉडी मूव कर रही है सर्कल के लॉन्ग, YZ प्लेन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नेगेटिव एक्स विल लाई अलोंग। अब मैं ऑप्शंस आपको देता हूं बच्चों, देखें ए बी सी डी ऑप्शन में देता हूं जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक ऑप्शन दे देता हूं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक ऑप्शन आपको दे देता हूं पॉजिटिव वाई एक्सिस, और बच्चों एक ऑप्शन आपको दे देता हूं नेगेटिव जी एक्सिस। देखें कितना जबरदस्त किस्म का मैंने आपसे अब एक सवाल पूछ लिया, एक छोटा सा एमसीक्यू, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है जी, अलोंग वाई जी प्लेन, तो बताएं कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करी, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होगा। बच्चों आप सारी बातें छोड़ें, यस अल्फा, यस गुड, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे बन गए हैं। चलें अब आपको बताता हूं बच्चों, देखें अगर एक्स वाई प्लेन है, एक जनरल सी तो बात है कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो पॉजिटिव जी एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, नेगेटिव जी एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है। हाँ अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो पॉजिटिव एक्सिस होगा, और अगर क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो वाईजी प्लेन के परपेंडिकुलर आपको पता है होना क्या है, वाईजी प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होगा, अगर वाईजी प्लेन अब देखें, अब हमारा एमसीक्यू है वाईजी प्लेन का, तो वाईजी प्लेन में अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाएगा,
और अगर यही बच्चों यहां पर किस डायरेक्शन में घूम रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बच्चों आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लिया जाएगा। तो इस वक्त आपके इस एमसीक्यू का जो बेस्ट आंसर बनेगा जी वो अल्फा बनेगा। हाँ जी बच्चों, अगर यहां तक समझ लग गई है एमसीक्यू की तो हैंड रेज कर दें जल्दी जल्दी। ये था जी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के हवाले से इसके एमसीक्यूज। अब ओके नाइस बच्चों, इसके बाद अब आप लोगों ने नेक्स्ट जो चीज देखनी है वो क्या है। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, ज्यादा तो गौर करने को मैंने कहा नहीं है ना, थोड़ा सा गौर करना है। मुझे ये बताओ कि याद रखना फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक लाइन लिखी है जी, फॉर स्मॉल वैल्यूज, ये बच्चों सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ऑफ डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग इसको जनरली याद रख लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। हाँ, आपकी बुक में ये जो लिखा है ना स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा, बच्चों इसका ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था बच्चों के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो आपने देखा था कुछ उनमें से वेक्टर है, कुछ स्केलर है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं होता कि जिसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, और क्या नाम है अपना मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, तो वो फिर वो वेक्टर होगी हमेशा। बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए जरूरी ये है कि वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। असल में अब ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ज्यादा डिटेल में अभी तो मैं फिलहाल डिस्कस नहीं करूंगा, ये अगले चीजों में भी आगे जाके भी हम लोग पढ़ लेंगे। मगर आप लोग इतना सा जहन में रखें, बच्चे कहते हैं सर जी स्मॉल का लफज ही क्यों यूज करते हैं? उसकी वजह ये होती है जो स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा होती है ना, उसके ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फुलफिल करता है। ग्रेटर एंगल्स के ऊपर, एट ग्रेटर एंगल्स, बच्चों ग्रेटर एंगल्स के ऊपर, ग्रेटर एंगल्स के ऊपर वेक्टर के लॉज को ये फॉलो, वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। तो जो चीज वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती, बेशक उसकी डायरेक्शन हो वो बड़े पांडे में, हमें उससे क्या गर्ज है? तो हम लोग फिर उसे बोलेंगे कि वो स्केलर के तौर पे एक्ट करेगी। इसका मतलब ग्रेटर एंगल्स के ऊपर ये वेक्टर के लॉज भी फॉलो नहीं करेगी, तो इसको हम लोग वेक्टर नहीं बोलेंगे। हाँ, ये क्यों नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, इन सारी चीजों को ना हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ, कुछ लोग इसकी एक पता नहीं अब क्या कहते हैं इसको, अजीब सी रीजन देते हैं, वो बच्चों को भी जल्दी समझ आ जाती है, वो मैं आपको भी थोड़ी सी बता देता हूँ। देखें, ये देखें, आप लोगों को पता है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक, ये जो थीटा बनता है, ये जो आर्क लेंथ जो थीटा बना रही होती है सर्कल के सेंटर पर, इसको एंगुलर बोलते हैं। अच्छा, आप लोग देखें, अगर ये सर्कल में अभी डायरेक्शन देखी जाए ना, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पर ये है, सर्कल में डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो जिस चीज की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो लोग कहते हैं जी वो क्या है जी, वो स्केलर है, क्योंकि उसकी तो डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। अच्छा, तो अगर यही इंटरवल बड़ा छोटा सा होता, लोग कहते हैं ये देखें ये इतना, अगर ये होता ही इतना, तो अब देखें अगर इसका मतलब ये छोटा, ये पूरी चीज अब एक वेक्टर के तौर पर बन रही है, एक इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उस लिहाज से लोग कहते हैं कि इधर जो बनने वाला एंगल है ना, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि स्मॉल, क्योंकि जब एंगल छोटा होगा तो आर्क भी बड़ी छोटी होगी, और आर्क इतनी छोटी होगी कि वो एक वेक्टर के तौर पर बिहेव करेगी। ओवरऑल देखें, यहां पर देखें ये वेक्टर नहीं है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मगर छोटी आर्क के ऊपर देखें ये एक वेक्टर के तौर पर बिहेव कर रही है। इसका मतलब जब आर्क लेंथ बड़ी छोटी होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बड़ी स्मॉल होगी, तो उस स्मॉल वैल्यू तक इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? वेक्टर कंसीडर करते हैं। बड़े एंगल्स होंगे तो बच्चों इसकी वेक्टर नेचर खत्म हो जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना लोग बताते हैं, अगर आपको समझ आ जाता है तो ठीक है। बहरहाल इसकी जो मेन रीजन है वो वेक्टर के लॉज को फॉलो करने वाली है, ठीक है। यहां तक समझ लगी है तो हैंड रेज कर दें, हरी अब जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग आगे चल सकें। जल्दी करो बच्चों, मिनट लगाएं, शाबाश। ओके जी, ले जी बच्चों, अब इसके बाद जो अगली बात मैं आपको बताने लगा हूं ना, बहुत ही काम की है। ये पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक, क्या शॉर्ट क्वेश्चन आता है जी? प्रूव डैट, शॉर्ट क्वेश्चन आता है प्रूव डैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अच्छा जी, इस रिलेशन से ना सर जी, ये जो चीज अब मैं पढ़ाने लगा हूं, इससे बेशुमार एमसीक्यूज सामने आने हैं अब आप लोगों के। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए गौर से सुनना। देखें, आप लोग मुझे एक बात बताएं, जैसा कि आप लोग ये चीज जानते हैं, एज वी नाउ डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि वन रेवोल्यूशन में, आप लोगों को कल मैंने बताया था, वन रेवोल्यूशन में टोटल जो होते हैं वो 360 डिग्री, 360 डिग्री जो होते हैं वो वन रेवोल्यूशन में बनते हैं। और ये भी हमें पता है कि वन रेवोल्यूशन में कितने रेडियन कवर होते हैं, 2 पाई रेडियन कवर होते हैं। अब ये चीज भी आपको पता है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, वन रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है, इसको ए का नाम दे दें। और वन रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, इसको आप लोग बी का नाम दे दें। अब आप लोग इन दोनों को इक्वेट कर दें। आप लोग देखें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रेवोल्यूशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी रेवोल्यूशन है। आप लोग इन दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट इक्वेशन नंबर ए एंड बी। जब आप लोग इनको इक्वेट कर देंगे तो देखें 360 डिग्री बेसिकली बराबर आ जाएगा 2 पाई रेडियन के। 360 डिग्री बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई रेडियन के। तो मुझे बताएं यहां से 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखे ना, ये दोनों को इक्वल कर दिया तो वन रेवोल्यूशन के इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। ये 2 पाई को इधर ले आए तो 1 रेडियन किसके बराबर आ गया, 360 डिग्री ओवर 2 पाई। अच्छा बच्चों, इसी 360 को 2 से काट दें तो ऊपर बचेगा 180 डिग्री ओवर पाई। क्या ख्याल है? और आप लोगों को पता है 180 डिग्री यहीं पर रहने दे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। जब आप लोग 180 को इससे डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 57.3 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि जो 1 रेडियन होता है बच्चों, वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक खत्म हो गया है। हाँ, अब इधर से एमसीक्यूज हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। देखें, एक तो ये भी एमसीक्यू था, वन रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं, वन रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं। अच्छा, फिर यहां से अब देखा, वन रेडियन जो है 57.3 डिग्री के बराबर होता है। वन रेडियन किसके बराबर होता है, 57.3 डिग्री के। आप लोग इधर अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना। देखें, वन रेवोल्यूशन कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, फिर आप लोगों ने पढ़ा वन रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, मान लिया। फिर आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी, वन रेडियन जो होता है ना बच्चों, वो 180 डिग्री ओवर पाई होता है। थोड़ा सा देखें, ये लिखा है, वन रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई, ये लिखा है ना मैंने। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई रेडियन किसके बराबर होगा यार, पाई को इधर ले आओ, पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, क्या ख्याल है, 180 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये देखें, जरा गौर से देखना, इधर मैंने बच्चों के काम किया, दोनों साइडों पर 180 से डिवाइड करवा दिया, इधर भी 180 से डिवाइड करवाया, इधर भी 180 से डिवाइड किया, तो इसके नीचे तो 180 आ गया, तो इधर 180 से कट गया, सिर्फ 1 डिग्री बच गया। तो 1 डिग्री बराबर आ गया पाई ओवर 180 रेडियन के। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया है आप लोगों की निगाहों के सामने। हाँ जी बच्चों, ओके, डन। अच्छा एक चीज और, ये पाई अब कितना होता है बच्चों, पाई होता है, ये कैलकुलेटर पर चेक करें, 3.14 को 180 पर डिवाइड करवाएं, 3.14। तो बच्चों यहां से मैं कह सकता हूं 1 डिग्री बराबर आएगा, हाँ जी, ये देखें 3.14 को 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो बच्चों आपका आंसर आएगा 0.0174 रेडियन। ये लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके सामने आ गया कि 1 डिग्री जो होती है वो 0.0174 रेडियन के बराबर होती है। और ये भी कह सकता हूँ 1 डिग्री को अगर पाई की फॉर्म में देखना है तो ऐसे देखेंगे। और इसी तरह 1 रेडियन जो होता है ये 180 डिग्री ओवर पाई होता है। तो और ये छोटे छोटे रिलेशन हैं जो कि आप लोगों को अब अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं अब आप लोगों से इनसे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज पूछूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे 100% आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। क्यों भाई बच्चों, कुछ ऐसे ही है ना? सर एक बार पूछें। हाँ जी, एक बार पूछते हैं, चलो जी पूछते हैं जी आप लोगों से फिर कुछ ब्यूटीफुल एमसीक्यूज। हाँ, मुझे ये बताएं जी, 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन?
30 डिग्री इज इक्वल टू, क्वेश्चन है जी 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन। ठीक है, ऑप्शन में लिख देता हूं π/8, फिर मैं लिख देता हूं π/6, फिर मैं चार्ली ऑप्शन लिख देता हूं π/3 और डेल्टा ऑप्शन में लिख देता हूं 3π/4 जी, π/6। अच्छा, अब आप लोग देखें, मैंने डिग्री से रेडियन में जाना है। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, यहां पर देखें 1 डिग्री π/180 रेडियन के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 रेडियन। तो बच्चों इसका सोल्यूशन अब कैसे करना है, आप लोग लिखेंगे 30 डिग्री, बीटा है। ठीक है। अब डिग्री जो होता है, अच्छा जी, वो π/180 रेडियन। ये देखें मैंने डिग्री की जगह पर π/180 रेडियन लिख दिया। अब आप लोग देखें ये 0 इससे कटा, और ये पाई, ये 3 को 18 से काट देंगे ना जब आप लोग, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ π/6 और साथ में यूनिट क्या बच गया, रेडियन। तो बच्चों 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 30 डिग्री जो होता है बच्चों वो π/6 रेडियन के बराबर होता है। तो ये आपके पास एक छोटा सा एमसीक्यू था, ये बोर्ड के पेपर का एमसीक्यू है, कई दफा ये बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है बच्चों। ओके, अच्छा इसी तरह अब मेरी बात सुने, एक क्वेश्चन और है, वो है जी 100 रेडियन किसके बराबर होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं बच्चों 100 रेडियन इज इक्वल टू, अब ऑप्शन है जी मेरे पास 573 डिग्री, बीटा ऑप्शन है 57.3 डिग्री, फिर बच्चों चार्ली ऑप्शन है 5730 डिग्री, और डेल्टा ऑप्शन है बच्चों कितना 5.373 डिग्री जी। अब मुझे आंसर बताएं। हाँ जी, चार्ली। अब देखें, अब कितना जबरदस्त एमसीक्यू है, ये भी बोर्ड के पेपर का है। मैंने आपको बताया हुआ है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है। तो मुझे बताएं, अगर 100 रेडियन निकालना, दोनों साइड से 100 पर मल्टीप्लाई करवा दें, तो जब इनको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5730 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपका आंसर बन जाएगा चार्ली। ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक से रिलेटेड एक एमसीक्यू आ गया। ठीक हो गया जी, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद कहा जाता है डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती हैं बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस, डायमेंशंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों इधर लिख लें कैपिटल एल, फिर एक में लिख लें एल स्क्वायर, फिर चार्ली ऑप्शन में बच्चे लिख लें एल की पावर -1, और डेल्टा ऑप्शन में लिख लें डायमेंशन लेस। हाँ जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस क्या होती हैं जी बच्चों, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस आंसर आ रहा है, डायमेंशनलेस। डायमेंशन लेस। अच्छा जी, हाँ जी, और कोई, हाँ जी और कोई बच्चा बोले। अफान, आंसर बताओ। सर ए भी तो हो ही सकता है। डायमेंशन लेस, क्यों डायमेंशन लेस है जी ये, और ए क्यों होगा जी। डायमेंशनलेस तो इसलिए क्योंकि सेम क्वांटिटीज की रेशियो है ये। अच्छा नहीं जी सर, ऐसे ही है। यस, मैं अब आपको बताता हूं बच्चों, मेरी बात सुने। आप लोगों को कल मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा, यहां से थीटा बराबर आएगा एस ओवर आर के। तो जब थीटा की डायमेंशन लिखनी है, ऊपर एस की डायमेंशन और नीचे रेडियस की डायमेंशन आनी है। अब मुझे आप लोग बताएं, जो एस होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायमेंशन एल होती हैं, रेडियस की भी एल, ये तो कट गया और आंसर तो 1 बच गया। अब 1 जो है बच्चों, मुझे बताओ ये 1 क्या चीज है। हाँ, ये 1 तो बच्चों कोई मतलब आप लोग कह सकते हैं ना फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है, ये तो मतलब बस एक कांस्टेंट आ गया है। इसका मतलब ये कांस्टेंट जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है। तो बच्चों याद रखना, ये जो कांस्टेंट आपके पास आया ना, ये कांस्टेंट क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं। इसका मतलब बच्चों ये डायमेंशन लेस है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये दो सेम चीजों की क्या है, रेशो है, लिहाजा बच्चों इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती। तो बच्चों यहां तक अब आप लोगों को क्लियर हो गया है। हरी अप, हैंड रेज कर दो, जल्दी जल्दी मिनट लगाना जरा। लो जी, गुड। बच्चों इसके बाद हम लोग अब
नेक्स्ट चलेंगे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक खत्म हो चुका है। इसको कितना टाइम रह गया हमारे पास? अभी 15 मिनट है ना? जी। ओके, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं बच्चों, तो नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात